नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस प्यारे से YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों जीके से रिलेटेड। जो आर्मी की क्लास हमने पीछे ली थी उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आर्मी क्लास में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। तो सारे विद्यार्थी, जिस प्रकार का आपका ऑनलाइन जो आर्मी का पेपर होता है 2000 आपने 23 में भी देखा, 2024 में भी देखा, तो अब की बार 2024 का जो पहला पेपर आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पे नए बनते हैं दोस्तों, सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कि कौन सा मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है। आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार, कॉपी में साथ साथ लिखते चलना, कॉपी पेन सभी के हाथ में होना चाहिए भाई साहब। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, एक तो पहली बात याद रखना, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 6। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया, कहां से लिया गया है, तब आप बोलोगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार को लागू करने वाला देश, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को लागू करने वाला, लागू करने वाला प्रथम देश, वाला प्रथम देश अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखना 1215 के अंदर इंग्लैंड ने, किसने भैया, इंग्लैंड बोलो या आप बोलो ब्रिटेन। लेकिन जो भारत के लिए मूल कर्तव्य आपने, सॉरी, मौलिक अधिकार लिए, वो किस देश से लिए गए, तो बस दोनों बातें अलग है। विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार अपनाने वाला देश कौन सा था, ब्रिटेन। जबकि भारत ने जो मौलिक अधिकार लिए वो किस देश से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न आता है कि जो मौलिक अधिकार का उल्लेख है, मौलिक अधिकार का उल्लेख, तो आपसे संविधान में पूछेगा, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान में, तो आप इसका, हाँ वेरी गुड, एक तो याद रखना भाग संख्या। संविधान के अंदर 25 भाग संख्या है, तो भाग संख्या आपसे पूछता है, तो भाग संख्या थर्ड के अंदर किसमें मिलती है भैया। और अगर आपसे पूछ ले इसके लिए अनुच्छेद पूछेगा आपसे, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद बताना 12 से लेकर 35, तो 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर इनका उल्लेख है। अगर प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार के, याद रखना संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों के, उपचारों के मौलिक अधिकार को, के मौलिक या मूल अधिकार को संविधान की क्या बताया है, हाँ संविधान की आत्मा, आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। तो कौन से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो याद रखना संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को। अगर आपको ये मूल अधिकार ना मिले तो आपसे पूछ लेगा कौन से अनुच्छेद को कहा है, अनुच्छेद, तो याद रखना अनुच्छेद 32 को। प्रश्न आता है कि मूल अधिकार को संविधान की जो आत्मा कहा है ये किस व्यक्ति ने कहा है, ये प्रश्न पूछ लेगा, तो याद रखना B.R. अंबेडकर। तो B.R. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस चीज को बताई है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या बोलोगे मौलिक अधिकार को, और या बोलोगे आप भैया भाग संख्या 3 को, या अनुच्छेद 32 को। एक प्रश्न याद रखना, मौलिक अधिकार है कितने आपके, तो याद रखना कौन सा मौलिक अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। तो कई बार यही प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को कब हटाया, कब हटाया, तो हटाया याद रखना भैया आपके, नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और किसकी सरकार थी, सरकार पूछ लेता है, मोरारजी, मोर मोरारजी देसाई की सरकार में। कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे कि जो समानता का मौलिक अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में, 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता के आर्टिकल की उल्लेख बात करें तो 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध बात करें तो 22 और, सॉरी 23 और 24 के अंदर। ठीक है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, जो मौलिक अधिकार है ये विश्व में अपनाने वाला पहला देश कौन था सुरेश, मौलिक अधिकार अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे भाई साहब। हाँ, ब्रिटेन ने अपनाया था, ये लिखो, लिख भी रखा है,
देश 1215 में ब्रिटेन ने। लेकिन जो भारत के मूल कर्तव्य मूल अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न और पूछूं, ब्रिटेन बोल दो चाहे इंग्लैंड बोल दो या यूनाइटेड किंगडम बोल दो, एक ही बात है। ब्रिटिश जो व्यक्ति हमारे ऊपर राज करते थे, जो शासन करते थे, हम उसको ब्रिटिश बोलते थे, ब्रिटिश साम्राज्य, या एक ही बात है। हाँ, चाहे इंग्लैंड बोल देना इसको। अब एक प्रश्न और बता दो मुझे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अगर सीधा प्रश्न आ जाए, भारतीय संविधान की आत्मा, सीधा प्रश्न दे दिया मुझे, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, अगर ये प्रश्न आ जाए ना, तब आपको सीधा उत्तर ठोकना है, प्रस्तावना। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोलते, तो आपको राइट, फिर दोबारा गलती करो, मैंने क्या बोला, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आपको एक ही जवाब देना, हाँ। अगर प्रश्न आएगा कि कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा बोला है, तब बताओगे संवैधानिक उपचार के अधिकार को। बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बताया, तब भी आप क्या बोलोगे, संवैधानिक उपचार को। अनुच्छेद पूछेगा कौन से को बताया। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि संविधान की आत्मा, ये बात प्रस्तावना को किसने बताई, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना होगी, ये बात बोलने वाले व्यक्ति का नाम सुन लो, ठाकुर भार्गव दास। तो ठाकुर भार्गव दास ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अंग को बताया है? हम भारत के लोग हैं, ऐसी लाइन आपको कहां देखने को मिलती है? हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है और कितने शब्द को जोड़ने के लिए, और वह संविधान संशोधन कौन सा है, 42वां या 44वां? देखो, जोड़ने के लिए 42वां और हटाने के लिए, तो संपत्ति का मूल अधिकार किस वर्ष हटा? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारे बच्चे फोन में से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ज्यादा बातें नहीं पढ़ेंगे, कम बातें पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही शानदार लाजवाब आपके लिए प्रश्न है। हाँ, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? जब कभी कोई विधेयक के ऊपर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, लोकसभा कोई बिल को पास कर रहा है, लेकिन वो बिल कानून बनना था, लेकिन राज्यसभा ने उसको अटका के छोड़ दिया, या राज्यसभा पास कर रहा है, लोकसभा उसको अटका के छोड़ दिया, यानी कि बिल में खींचातानी हो गई, बिल को कोई समझ ही नहीं रहा, तब ऐसे बिल को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। क्या करता है? अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन का जो प्रस्ताव है, प्रश्न में क्या मिलेगा? नहीं, सीधा पूछेगा संयुक्त अधिवेशन का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव ये कहां से लिया गया प्रस्ताव? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे मैं पूछ लूं मूल कर्तव्य कहां से लिए गए सुरेश भाई? मूल कर्तव्य रूस से, और मौलिक अधिकार, हाँ, तो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव कहां से लिए गए? प्रश्न आता है संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख पूछेगा आपसे, उल्लेख, तो हाँ, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद किस में भैया? ये 108 में। जब कभी भी संयुक्त अधिवेशन होगा तो इसको चलाने के लिए इसकी क्या होगी भैया? अध्यक्षता तो होगी ना। अध्यक्षता का मतलब समझते हो कि सर इसकी बैठक का मेन लीडर कौन बनेगा? वो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। कौन बनेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब यही प्रश्न आता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और ये बात किस चीज आर्टिकल में लिखी गई? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 118 में। तो 118 के तहत बोला गया कि जब कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है ना। प्रश्न आता है संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हो चुका है? कितनी बार? तो याद रखना, संयुक्त अधिवेशन गुरुजी 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार। अब प्रश्न पूछेगा 3 बार कब कब हुआ? एक तो याद रखना 1961 या 62, 1962 में चीनी युद्ध हुआ था।
1961, 1978 कब हुआ भैया, और 2002, 2002 ये आतंकवादी विरोधी कोई विधेयक था पोटा के लिए, और ये था आपके दहेज के लिए, दहेज हटाने के लिए, और ये था कोई बैंकिंग में सुधार करने के लिए, बैंकिंग सुधार करने के लिए। तो संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए? संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव कहां से लिया है? अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन भैया? देश का। और ये सारी की सारी बातें कहां लिखी गई है? लेकिन जब बुलाया जाएगा तब इसकी अध्यक्षता यानी कि लीडरशिप कौन करेगा? ये बात कहां बोली गई है? संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हो चुका? एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव किस भाग संख्या में? भाग संख्या पूछता है, भाग संख्या। एक बात बताइए, ये जितने भी आर्टिकल है ये राष्ट्रपति किस में होता है? ये केंद्र सरकार में होता है। किस में होता है ये? केंद्र सरकार का जितना भी काम होता है वो भाग संख्या किस में होता है? तो ये जितने भी बातें आपको दिखाई दे रही है किसके अंदर है? यानी कि भाग संख्या कौन सा लिखूंगा यहाँ पे? अब कई बार पूछता है भाग संख्या 5 का उल्लेख किस आर्टिकल से, तो अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अब जितने भी ये अनुच्छेद है ना, इन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख कौन से भाग संख्या में है? हाँ, और जितने भी ये आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक का उल्लेख किस? हाँ, तो ये भाग संख्या 3 से रिलेटेड जितने भी भाग संख्या है ना, हमारे देश में 25 भाग संख्या है, तो 25 भाग संख्या का जो उल्लेख है वो सभी 395 आर्टिकल में। 36 से आपसे 51 पूछेगा तो भाग संख्या कॉमन सी बात है। अब इसके बाद जो भाग संख्या आएगा वो कौन सा आएगा? 6 आएगा। इसके बाद की बात कर रहा हूं, यानी कि ये केंद्र सरकार है। अब हमारे जैसे किसको सुधारा जाएगा? राज्यों को। तो यानी कि राज्य सरकार आपके 6 में मिलेगी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अब एक छोटा सा प्रश्न बताना, राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी होती है? 35 वर्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो एज कितनी चाहिए? 25। लोकसभा के बारे में जितनी बातें आ जाएगी तो आपको आयु कितनी बतानी है? 25। प्रधानमंत्री भी कहां से निकलता है? लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा का नेता होता है। तो ये भी आपके कितने वर्ष की आयु में? उसके बाद में राज्यसभा का, अब राज्यसभा में अगर पूछे ना तो आपको बताना है 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसे अध्यक्ष ना बोलकर क्या बोलते हैं? सभापति। और सभापति देश का कौन होता है? उप, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और आयु कितनी? हाँ, बस इतना याद रखना। राज्यसभा शब्द आए तब आपको बताना है 30 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का जो आपके अध्यक्ष या सभापति होता है वो उस सदन का नहीं होता, अलग से होता है। और अलग से होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उप। अब उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, हमारी जो संसद है, कोई नहीं बोलेगा, बस शिवनाथ बोलेगा, संसद के अंग कितने हैं? संसद को चलाने वाले लोग कितने, ये बता दे। वेरी गुड। संसद को चलाने वाले 3 इसके पिलर हैं। एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा, और एक का नाम है राष्ट्रपति। और अगर इसके सदन पूछूं तो जो काम करने वाले सदन है, एक लोकसभा और एक, इन दोनों में से कौन सी भंग होती है? हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन्ने बैठे हैं माखी उड़गी के रहता ना, बड़ो ध्यान रहे। अगला देखिए, मंगलयान छोड़ने वाली संस्थान इसरो की बात कर रहा है दोस्तों। याद रखना, इसरो की अगर मैं बात करूं तो आपको इतना बता दो, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के द्वारा जो मंगलयान छोड़ने वाली संस्थान, तो भारत ने ये प्रक्षेपण किया था आपके 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया। क्या किया? लॉन्च किया। और कहां पे भेजने के लिए? मंगल ग्रह पे, ठीक है ना। मंगल यान है तो मंगल के लिए। और इसने यहां पे लैंडिंग कर ली। क्या कर ली? लैंडिंग का मतलब ये यान उतर गया। और ये याद रखना 24 सितंबर आपके 2014 को, और ये सफलतापूर्वक पहुंच चुका। तो भारत
मंगल ग्रह पे जाने वाला दुनिया का एक देश बन चुका, और कब बन चुका था? 2014 में। तो ये पूछ रहा है जो मंगलयान जिस संगठन ने बनाया उसका नाम क्या है। लेकिन जितने भी आपके उपग्रह होते हैं वहां छोड़े जाते हैं वो तो श्री हरि कोटा। लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग इसका राइट उत्तर क्या होगा? बेंगलोर। अब एक पर्सन आता है कि बेंगलोर जो नामक जगह है ये कहां पड़ती है? कर्नाटक। वेरी गुड, कर्नाटक। अब इसमें इसरो की स्थापना से आपसे पूछ लेगा इसरो, तो आप बोलोगे 15 अगस्त 1969 को। और इस इसरो के पहले जो अध्यक्ष थे, वो कई बार प्रश्न आता है, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वर्तमान में सुब्रमण्यम अय्यर सुब्रमण्यम, इसके थे विक्रम, हाँ विक्रम सारा सारा भाई। तो विक्रम सारा भाई नामक जो अंतरिक्ष केंद्र है ना, वो तो पड़ता है केरल में, लेकिन ये किसके अध्यक्ष थे पहले? इसरो के। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मंगलयान नामक जो आपने चित्र देखा तो कितने रुपए के नोट पे देखा? ये कई बार प्रश्न आ जाता है। वेरी गुड, है 2000 पे मंगलयान आपको देखने को मिलता है, लेकिन अब इस 2000 के नोट को बंद कर दिया गया। ठीक है ना? देखा हाथ में तो लिया होगा कभी 2000 का नोट? ठीक है। अब एक बात बताइए, मुंबई के अंदर कौन सा हेडक्वार्टर है? मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर एक तो आरबीआई का, किसका है भैया? और एक आपके एसबीआई का। तो एसबीआई और आरबीआई इन दोनों के हेडक्वार्टर कहां पड़ते हैं? और दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर किसका है? एक तो याद रखना एनसीसी का हेडक्वार्टर है, और एक आपके पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर। तो पीएनबी बैंक का और आपके पंजाब नेशनल सॉरी एनसीसी की स्थापना 48 में। हाँ, और एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, जो इसरो नामक जगह है दोस्तों, यहां से कोई आपके उपग्रह बना के इसको लॉन्च कहां से किया जाता है? हाँ, तो यानी कि मंगलयान को जो लॉन्च करने की जगह है ना, इसे छोड़ने की, लॉन्च करने की जगह, लॉन्च, वो याद रखना श्री हरि सॉरी मैं गलती लिख दी, श्री हरिकोटा। और ये श्री हरिकोटा कहां पड़ती है? होडी है, मैं श्री हरिकोटा की बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश में। द्वीप की अगर बात की जाए ना, तो नाम ही है द्वीप का, श्री हरिकोटा द्वीप है ये। और ये द्वीप कई बार ये पूछा था कि सर ये कौन से झील के अंदर है? अब आपका जवाब सही रहेगा पुलिकट। तो पुलिकट झील किस राज्य में है? और थोड़ी सी इसका पानी पड़ता है तमिलनाडु में, लेकिन जो मुख्य झील है वो कहां है इसकी? आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखता हूं, चलो क्या अगले प्रश्न पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या बतानी है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या, प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचुरली अपनी आप बनाए, उसके ग्रेविटी फोर्स में फंसा हुआ है। वेरी गुड, एक बता रहे हैं कई विद्यार्थी, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सौर मंडल, क्या पूछ लूं भैया? अगर मैं आपसे बोलूं कि सौर मंडल के अंदर कुल ग्रह कितने हैं, सौर मंडल में कुल ग्रह पूछ रहा हूं मैं, ग्रह, तो यानी कि ग्रहों की संख्या, तो आप बोलोगे कि सौर ग्रहों की संख्या है गुरुजी 8 है। कितने हैं? अगर 8 में मैं अगर इसकी दूरी देखूं तो बढ़ते क्रम पे पहले नंबर पे कौन सा है? बुध। कौन है भैया? फिर उसके बाद में सुरेश, ध्यान से देख लियो, उसके बाद में पृथ्वी, और उसके बाद में मंगल, और उसके बाद में बृहस्पति, और उसके बाद में भैया शनि। कौन है भैया? सैटर्न। फिर आपके अरुण है, कौन है? और फिर उसके बाद में वरुण। अब आपसे क्या पूछा इस प्रश्न में कि सर इसके उपग्रह बता दो। क्या बता दो? उपग्रह पूछे ना, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं उपग्रह। क्या लिख लेता हूं? उपग्रह। तो बुध का कितना है उपग्रह? और शुक्र का कितना है? पृथ्वी का कितना है? शुक्र का एक। कौन बोला? हाँ। मंगल की बात करूंगा तो, और बृहस्पति की बात करूंगा तो 79, शनि की बात करूंगा तो, और अरुण की बात करूंगा तो, वरुण की बात करूंगा तो, अगर उपग्रहों की बात करूं तो, अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि सर जो उपग्रह है ना, इस उपग्रह में एक तो पूछेगा सबसे बड़ा, क्या पूछेगा?
सबसे बड़ा, और एक पूछेगा सबसे छोटा। क्या पूछेगा? सबसे छोटा। बड़े की अगर मैं बात करूं तो बड़ा बताना आपको भैया गैनीमेड। क्या बताओगे? गैनीमेड। अब कई बार प्रश्न आता है कि सर ये जो गैनीमेड नामक उपग्रह है किसका, ये तब आप क्या बोलोगे? बृहस्पति का। किसका भैया ये? अब छोटे की बात करें तो आपको बताना है डीमोस। क्या बताओगे? अब डीमोस किसका है जिसके दो हैं? मंगल। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, जो पृथ्वी का उपग्रह है उसका नाम आपने क्या बताया है? मून बताया है। क्या बताया भैया? अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो ये हमारी पृथ्वी है, अब ये एक भाई है मून। क्या है भाई ये? मून। अब ये मून क्या कर रहा है? इसकी परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है? इसकी परिक्रमा कर रहा है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि मून को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है? एक चक्कर लगाने में समय। वेरी गुड, 28 घंटे। कितने घंटे लगते हैं लगभग? यानी कि 27 घंटे आपके 8 मिनट का समय। 27 27 घंटे नहीं, 28 दिनों का समय लगता है। कितने समय लगता है? 28 दिनों का समय लगता है। 28 दिन करने भैया, घंटे मत करना। 27 घंटे आपके, सॉरी 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। इसलिए मोटा मोटा हम कितना लिखेंगे इसको? 28 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। एक तो पृथ्वी के बाहर एक चक्कर पूरा करता है और एक अपनी ही जगह चक्कर पूरा करता है। एक तो ये याद रखना। इन दोनों के बारे में एक प्रश्न कई बार एग्जाम में ये आता है कि एक साइड आपको ग्रह मिलेगा पृथ्वी, एक साइड कौन सा ग्रह मिलेगा आपको? ये आपके पृथ्वी। कौन सा है? और ये आपके तारा। इस तारे का नाम है सूर्य। और यहां पर एक छोटा सा उपग्रह, इसका नाम है। अगर ये तीनों एक दिशा में कभी भी होंगे आपके, एक तीनों क्या होंगे? एक दिशा में होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। अब एक बात बताइए मुझे आप, अगर मून इसके बीच आ जाए, मून कहां आ जाए भैया? अगर मून यहां आ जाए तब आपके इन इन तीनों के बीच की स्थिति को क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। अब एक बात बताइए, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को होता है? अमावस्या को। और आपके चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा किसके लिए यूज में लेते हैं? हम चांद के लिए लेते हैं। बस इतना याद रखना। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख शिवनाथ, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है? मैंने बोला है पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है। ये देखो यहां बना भी दिया। किन के बीच फंसी हुई है ये? अगर मैं पूछ लू इस पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है? हाँ। और सूर्य के निकट कौन है? और सूर्य से दूर कौन है? वरुण। धन्यवाद आपका भाई साहब। अगले प्रश्न में देखिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे गए। शानदार क्वेश्चन है, मजे लेते हुए प्रश्नों को कर दो, गोली चला दो प्रश्नों पे। वेरी गुड। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। अगर कोई नदी किसी समुद्र में गिर रही है लेकिन ऊंचाई के ऊपर ही वो क्या कर रही है? मिट्टी को इकट्ठा करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। लेकिन भारत की जो अधिकांश जो नदियां अपना पानी जल में डालती लेकिन वहां पे कोई मिट्टी इकट्ठा नहीं करती, या तो पानी के बहाव से उस मिट्टी का जो स्तर है वो नीचे चला जाता है या दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। जो डेल्टा नहीं बनाती एस्चुरी, भारत में दो नदियां प्रमुख, एक तो है नर्मदा, कौन सी है? और एक कौन सी है? ताप्ती। तो आपको कभी भी एग्जाम दे के आओगे तब आपको यहां एक प्रश्न या ऑप्शन में मिलेगा कि भारत की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती, तो आपको राइट उत्तर क्या करना है? नर्मदा। और अब यहां पे आपको क्या करना है, क्योंकि जो मेन नदी है ना गंगा, ये क्या है भैया? ये गंगा अपने अंत में क्या बनाती है? लेकिन इसमें एक नदी आके गिरती है और पानी का बहाव होने के कारण यहां मिट्टी को इकट्ठा नहीं होने देती और पानी को आगे ले जाती है। इस नदी का नाम है यमुना। तो इस ऑप्शन में राइट उत्तर क्या होगा? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछ रहा हूं। सहायक नदी, तो आप क्या बोलोगे? यमुना। एक प्रश्न और बता दो मुझे,
चंबल किसकी सहायक है? चंबल किसकी सहायक है? किसकी सहायक का मतलब समझ रहे हो ना, सहायक नदी, तो किसकी सहायक है? यमुना। अगर आपसे प्रश्न गिरती है पानी, दिल्ली और मथुरा और भैया आगरा नामक जो शहर है वो किस नदी के किनारे? अब कई बार प्रश्न आता है कि जो राजघाट, क्या भैया, सॉरी आपके विजय घाट, कौन सा भैया? विजय घाट। तो विजय घाट नामक जो आपके समाधि स्थल है वो किस नदी के किनारे? एक प्रश्न और बता दो कि दिल्ली का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दिल्ली का शोक यानी कि दिल्ली के अंदर जब कभी बाढ़ का स्तर बनेगा तो वो किस नदी किनारे? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एस को बताना है दक्षिण भारत की गंगा। क्या बोलोगे? दक्षिण भारत की। अगर मैं प्रश्न पूछ लूं दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कौन सी है? हाँ, दक्षिण भारत की गंगा बताना इसको तो। लेकिन प्रश्न आ जाए दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, हाँ वेरी गुड, दक्षिण गंगा पूछे तो क्या करना है? गोदावरी। अब एक छोटा सा प्रश्न बताओगे मुझे, एक तो है कावेरी और एक है गोदावरी, एक है कावेरी एक है गोदावरी, इन दोनों में लंबी कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी लंबी है? और गोदावरी उत्तर भारत में है दक्षिण भारत में? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की सबसे सबसे लंबी नदी। लेकिन दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी का उपनाम है? कावेरी का। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछ ले यमुना नदी कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड की बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुनोत्री नामक एक बर्फ की चट्टान है जिसे हिम नद बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे ग्लेशियर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम बताना आपको क्या है? ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम बताइए भाई फटाफट से। देखो कई बार संसद के नाम से रिलेटेड आपसे प्रश्न आते हैं। एक तो ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया की संसद को बोलते हैं भैया आपके पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? देखो जो स्टुटिक्स है ना, ये आपके किसकी है भैया? नॉर्वे की। किसकी है? नॉर्वे। और जो आपको क्रोन नामक है, ये क्रोन आपके क्या है? कैपिटल का नाम है। किसका नाम है ये? कैपिटल का। जबकि जो कोर्ट्स नामक एक संसद का नाम है, ये किसकी है? स्पेन की। किसकी है भैया? ये स्पेन की। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, सोरा नामक संसद कहां की है? सोरा, सोरा आपको याद रखना है। एक आपसे पूछेगा डाइट कहां की है? डाइट, वेरी गुड, डाइट है जापान की। कहां की है भैया? जापान की। और एक पूछेगा कांग्रेस, क्या पूछेगा? अमेरिका। किसकी बताओगे? यूएसए की। एक आपसे पूछेगा भैया ड्यूमा, रूस की। किसकी है? एक आपसे पूछेगा भैया आपके जातीय संसद, जातीय संसद, बांग्ला, बांग्लादेश। एक आपसे पूछेगा राष्ट्रीय पंचायत, पंचायत, तो ये किसकी है भैया? नेपाल की। किसकी है? और एक आपसे पूछेगा नेशनल, हाँ वेरी गुड, नेशनल पीपुल्स, पीपुल्स कांग्रेस, ये किसकी है? ये अपने पड़ोसी विवादित बहुत बड़ा देश है, चीन। किसकी है भैया? चीन की। तो याद रख लोगे थोड़ा सा सुरेश, एक बार इतनी बातें याद रखिए। रूस कहां की है? रूस की संसद का नाम क्या है? और जातीय संसद कहां की है? राष्ट्रीय पंचायत। कांग्रेस कहां की है? और डाइट है और सोरा। लेकिन याद रखना, मुझे ये इतना बता दो कि भारत की संसद को कहां से लिया है? तो ब्रिटेन की संसद का नाम भी क्या है? और भारत की संसद को भी हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलो या हिंदी में उसे संसद। अब एक बात बताइए, ब्रिटेन की जो संसद है उसके अंदर कितने सदन है? सदन कोई पूछ ले तो सदन, तो भी आप बोलोगे हाँ। एक आपके, एक आता है इसमें हाउस ऑफ पीपल आपके, और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो सदन है इसमें। कितने सदन है? एक अपर हाउस है, एक लो हाउस है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं,
हमारी जो संसद की भाषा है वो बता दो क्या है, काम करने की भाषा। क्या है भैया? अंग्रेजी। क्या है भैया? अंग्रेजी। एक बात बताइए, संसद के कितने सदन होते हैं और अंग कितने होते हैं? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, देश की शासन व्यवस्था या कानून निर्माण करने का, हाँ, कानून निर्माण कौन करता है? वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान की मुद्रा का नाम बताना है, ईरान की मुद्रा का नाम बताइए। याद रखना, ईरान जो वर्तमान में यहाँ की मुद्रा का नाम है तोमान। क्या नाम है? तोमान नाम है इसका। तोमान। नया नाम इसका क्या है? रियाल तोमान या ईरानी तोमान बोलते हैं, लेकिन इसका राइट उत्तर यहां क्या करोगे? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, बेहत किसकी कैपिटल, सॉरी बेहत मुद्रा बतानी है। एक बतानी है आपको कयात, क्या बतानी है? एक बतानी है आपको पीसो बतानी, किसकी बतानी? पीसो। एक बतानी है आपको रिंगिट, रिंगिट रिंगिट। रिंगिट पड़ती है मलेशिया, किसकी पड़ती है? और पीसो किसकी है भैया? सॉरी इसकी अर्जेंटीना और चिली की, किसकी भैया? अर्जेंटीना। या अर्जेंटीना याद रखना, अर्जेंटीना। और कयात किसकी है? नहीं, म्यांमार। किसकी है? म्यांमार की। कुवैत की कुवैती दिनार है, कुवैत की क्या है? कुवैती दिनार है। बेहत आती है आपके थाईलैंड की, किसकी आती है? थाईलैंड की। अब एक छोटा सा बता दो मुझे आप, कि पाउंड कहाँ की है? पाउंड इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की। और अगर मैं बात करूं यूरो कहाँ की? यूरो, यूरो काफी देशों की है। जैसे एक तो आपको याद रखना है जर्मनी, जर्मनी की क्या है भैया? अब एक बात होता है, डॉलर कहाँ की? डॉलर, बस एक याद रख लेना, यूएस से। कौन सा? सिंगापुर भी, अमेरिका भी, आपके कनाडा भी है। रूबल अगर बात करें तो, हाँ, येन बात करूं तो, और अगर मैं बात करूं आपसे टका, बांग्लादेश, ठीक है ना। और युआन कहाँ की है? युआन वर्तमान में इसका नया नाम देखना क्या हो चुका है, ये चीन की है। अब एक बात बताइए, ईरान की राजधानी का नाम क्या है? अब वर्तमान में तेहरान में कौन सी करेंसी चलती है? तोमान। इसका नया नाम याद रखना, रियाल का। अगले प्रश्न को देखिए, पूर्ण देख ले शिवनाथ। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति की बात कर रहा है। रॉबर्ट पेरी की, याद रखना, ये उत्तरी ध्रुव पे पहुंचा था। कहां पहुंचा था आपकी? उत्तरी ध्रुव पे। उत्तरी, वेरी गुड, उत्तरी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पे पूछने वाला आपको रोवाल्ड एमडूसन, आपको ध्यान देना, कर लोगे दक्षिणी ध्रुव पर। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, हमारी जो पृथ्वी है, क्या है भैया? पृथ्वी के ध्रुव कितने हैं? ध्रुव, ध्रुव कितने हैं? एक का नाम है नॉर्थ पोल, तो दूसरे का नाम क्या है? साउथ पोल। कई बार प्रश्न आता है कि नॉर्थ पोल और आपके साउथ पोल के अंदर जो दिन रात होते हैं वो कितने होते हैं, कितने महीने के? ध्रुवों के ऊपर हमारे जो दिन रात होते हैं ना, वो कितने माह माह के होते हैं? 6 महीने तो दिन रहता है, और 6 महीने क्या रहती है? रात रहती है। कर दोगे? अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, भारत किस ध्रुव के नजदीक है? आपको इतना पता है कि भारत को और विश्व यानी कि जो रेखा एक भूमध्य जो पूरे अलग करती है, तो भारत ऊपर है या नीचे है? अब भारत यहां है, तो ये पोल पास में पड़ेगा या ये पोल पास में पड़ेगा? अब जो भूमध्य रेखा से ऊपर का जो आधा गोला बन गया, क्या बन गया? आधा। इसे हम क्या बोलेंगे? लेकिन ये किस दिशा का बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? और भूमध्य रेखा से जो नीचे का बनता है उसे क्या? हाँ। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पृथ्वी का नमूना ग्लोब के गोलार्ध कितने हैं, दिशा के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? अब इधर और इधर, इधर कौन सा और इधर कौन सा?
पश्चिमी और पूर्वी, उत्तरी और। अब एक छोटा सा प्रश्न बताएगा शिवनाथ, हमारी जो ध्रुव है और एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, अगर कोई ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली कोई रेखा होगी तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? ऑप्शन दो, या तो उसे बोलेंगे अक्षांश या बोलेंगे देशांतर। अक्षांश ऐसे होते हैं जबकि देशांतर इस प्रकार, जो ध्रुव से ध्रुव खींचे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या करोगे? देशांतर। कभी पूछ भी ले। अब अगला प्रश्न बताइए मुझे क्या दिया गया। एक फुटबॉल प्लेयर है, प्ले आपके फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी, देखो फुटबॉल में सर्वाधिक जो गोल है ना वो आपके मेसी के और रोनाल्डो के, और भारत का एक प्लेयर है जिसका नाम क्या है? सुनील खत्री। हाँ, सुनील छत्री। यानी कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए ना तो एशिया में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है वो। तो इसका राइट उत्तर आपके क्या होगा? जर्मनी के। कहां का भैया? इतना बता दो, जर्मनी की कैपिटल का नाम क्या? बस कैपिटल। और जर्मनी का यहां का शासक कौन बना था? शासक, कठोर शासक था। हिटलर का एक नारा बता दो, नारा। एक राष्ट्र, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र का एक नेता होना चाहिए, ये नाम, ये नारा किसने दिया था? हिटलर ने। जर्मनी की कैपिटल का नाम क्या है? बर्लिन है। क्या है भैया? बर्लिन। लेकिन एक आएगा आपके डबलिन। डबलिन ये किसकी है? हाँ, ये किसकी कैपिटल है? आयर आयरलैंड की। किसके भैया ये? आयरलैंड की। एक और बता दो मुझे आप, ओस्लो किसकी कैपिटल है? ओस्लो, जहां से शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। वेरी गुड, धन्यवाद। यानी कि नॉर्वे की कैपिटल का नाम क्या है? और डबलिन किसकी है? और बर्लिन किसकी है? तो इतना बताओ मुझे, फ्रांस की कैपिटल का नाम क्या है? फ्रांस की कैपिटल का नाम है पेरिस। अब अगर आपसे मैं पूछ लूं, इस पेरिस के अंदर सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है? पेरिस की सबसे ऊंची इमारत, पेरिस की सबसे ऊंची इमारत। एफिल टावर, जिसकी हाइट है 324 मीटर। अगर मैं पूछ लूं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया की, दुनिया की, दुनिया की सबसे ऊंची पूछूं तो कौन सी है? अब एक बात बताइए मुझे, जो बुर्ज खलीफा ये कहां पड़ती है? इसकी हाइट याद रखना 828 मीटर। कितनी? अगर मैं आपसे पूछ लूं दुनिया की मत बताओ गुरुजी, हमें इतना बता दो भारत की ऊंची, भारत की ऊंची, तो भारत की ऊंची मूर्ति पूछना। क्या पूछना भैया? मूर्ति। भारत की सबसे ऊंची इमारत आपके कलकत्ता में पड़ती है, उसका अंग्रेजी नाम ध्यान नहीं आ रहा, ऑप्शन होता तो बताता आपको। हाँ, भारत नहीं, भारत की ऊंची इमारत, बिल्डिंग, वो कलकत्ता में है। लेकिन मूर्ति की बात करें, जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये, हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसका नाम, यानी कि ये कहां पड़ती है? गुजरात में। और इसकी हाइट आपके 182 मीटर। यानी कि स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के नर्मदा नामक जिले के अंदर नर्मदा नदी के किनारे एक साधु द्वीप के ऊपर स्थित है ये द्वीप। एकता, इसकी जयंती कोई मनाया था, एकता दिवस। अगले प्रश्न पे चलूं। अगले प्रश्न को देखिए, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? पक्का पता है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बता दो, जो दुग्ध उत्पादन आप बता रहे हो, इस दुग्ध उत्पादन का जनक कौन था? इसका जनक, वेरी गुड, वर्गीज। अब एक बात बताइए, इस वर्गीज कुरियन ने ये ऑपरेशन फ्लड कब चलाया? अब एक बात बता दो, दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश, पहला देश भारत है। कौन सा है? अब एक बात बताइए मुझे, रुको, बात नहीं,
गेहूं और चावल उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चली थी? क्रांति, वेरी गुड। कौन सी चली थी? अगर मैं आपसे पूछ लूं इस हरित क्रांति का जनक कौन है? पता था मुझे यही बताएगा। इस हरित क्रांति का जो जनक है ना, वो आपके क्या है? नॉर्मन, नॉर्मन बोरलॉग। अब अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि गुरुजी हरित क्रांति को भारत में पूछ ले, भारत में जनक, तो भारत का जनक या भारत में जनक कौन कहलाए? इसका एमएस स्वामी नाथन, अछोथन है यो तो, स्वामी नाथन। और जनक पूछे तो बोरलो याद रखना किसके? हरित क्रांति। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि गुरुजी जो हरित क्रांति नामक शब्द किसने दिया? हरित क्रांति नामक शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द का पिता, शब्द का इसका जनक पूछेगा तो याद रखना इसका जनक आएगा गुरुजी विलियम, विलियम गोंड, विलियम गोंड, ये याद रखना, विलियम गोंड। आगे बढ़ू। फल उत्पादन के लिए क्रांति का नाम आता है सुनहरी क्रांति। क्या आता है? हाँ, सुंदर दिखे ना फल। हाँ, अब एक बात बताइए मुझे, बादामी क्रांति का संबंध, बादामी है मसाले, मसालों से या मसाले। अब एक छोटा सा बता दो मुझे, रजत क्रांति। एक्सीलेंट। शिवनाथ तू इतना पढ़ फिर तू गलत क्यों करे रहा है? अंडे उत्पादन से। अगले प्रश्न को देखिए, भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। थुतकारो गाल देंगे। यो भारत है, यो नाराज हो रही हो क्या? एक बार मैं थोड़ा रूस रही हूं तेरू। अब एक बात तो, भारत को जो दो भागों में बांटती है ना, इस रेखा का नाम क्या आपके? अगर मैं आपसे पूछ लूं इस कर्क रेखा पे राज्य कितने? रेखा पर राज्य नहीं, इतना नाम मत बताओ आप, कितने भैया? अगर मैं आपसे पूछ लूं कर्क रेखा पे देश कितने? देश। इस कर्क रेखा के ऊपर महासागर पूछ लूं तो महासागर। और इसके ऊपर महाद्वीप पूछो तो? अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि कभी भी गुरुजी इस कर्क रेखा के या कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? सॉरी गलत हो गया, वापिस कौन जाइयो? ये कर्क रेखा कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। अब एक छोटा सा बताइए, अगर कर्क रेखा के ऊपर सूर्य का प्रकाश सीधा आएगा कि बिल्कुल सीधा, तो जो दिन है वो बड़ा कब होगा? दिन बड़ा। और अगर कर्क रेखा के ऊपर प्रकाश तिरछा आएगा, कैसा आएगा? और वो कब आएगा? तो यानी कि दिन क्या होगा यहां पे? छोटा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, दिन छोटा और बड़ा कब होता है? 21 जून को बड़ा भी होता है और 22 दिसंबर को छोटा भी होता है। और अब प्रश्न क्या है, अगर आपको यहां पूछे, यानी कि किस में पूछे? उत्तरी गोलार्ध, तब तो आपकी ये ऊपर वाली बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको कहां पूछ ले तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको उल्टा कर देना। क्या कर देना? अब बता, कोई नहीं बोलेगा। दीपक बता, इधर आजा पास में, इधर आजा मेरे पास। शिवनाथ ये बता, दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन। मैंने क्या बोला? ऊपर वाली चीज का उल्टा कर दो बस। तो यहां कितना लिखूं? और अगर मैं पूछ लूं दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन, बस। अगर मैं प्रश्न आपसे पूछ लूं कि भारत का छोटा दिन कब होगा? अरे भारत कौन सा गोलार्ध में है? अगर मैं आपसे पूछ लूं दिन व रात बराबर कब कब होते हैं,
ना तो कभी छोटे होते ना कभी बड़े होते हैं। वो याद रखना, वो इस रेखा के ऊपर होंगे। एक तो तारीख हो, ये करक रेखा है कि या करक रेखा है कि करक रेखा है। ये क्या रेखा है? भूमध्य रेखा। ये क्या है? जो बीच, हाँ विश्वत रेखा है। वेरी गुड। ये देख, विश्वत को ही क्या बोलते हैं? भूमध्य। अब अगर इसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश सीधा आएगा ना, तो वो आएगा आपके एक तो 23 सितंबर को। कब आएगा? और प्लस में एक आएगा 21 है। अब सूर्य से एक बात बता, 21 सितंबर और 22 मार्च जब भारत में तारीख होंगे, तो क्या दिन बराबर होंगे या छोटे बड़े होंगे? एक बात बताओ, भारत इसके ऊपर है क्या? भारत इस रेखा के ऊपर है क्या? इससे ऊपर है, इसके ऊपर तो नहीं है ना। जो इसके ऊपर देश है ना, उनके दिन रात बराबर किस तारीख को होंगे? और जो इस रेखा से ऊपर और नीचे होंगे, वो दिन कभी छोटे होंगे तो कभी, पर कभी बराबर है। वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए। यूरोप का खेल मैदान किसको बोलते हैं? क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके और आपके पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। याद रखना, वो आपके पड़ता है स्विट्जरलैंड। क्या पड़ता है? अब एक बात बताइए मुझे, स्विट्जरलैंड की एक जगह है, इस जगह को बोलते हैं जनेवा। क्या बोलते हैं? इस जनेवा के अंदर कौन से संगठन का हेडक्वार्टर है? वह कौन कौन से संगठन है यहां पे इनका हेडक्वार्टर है? बता दे। एक तो याद रखना, विश्व विश्व व्यापार व्यापार संगठन को बोलते हैं WTO, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और एक मिलेगा आपको विश्व स्वास्थ्य। क्या मिलेगा? स्वास्थ्य, यानी कि इसको बोलेंगे WHO। और एक संगठन मिलेगा आपको विश्व, नहीं सॉरी, रेड क्रॉस। क्या मिलेगा? रेड क्रॉस। इसका ही मुख्यालय का है। एक और याद रखना, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जनेवा। ठीक है ना। एक याद रखना, एक देश है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन की एक जगह पड़ती है मैड्रिड। मैड्रिड क्या पड़ती है? इस मैड्रिड नामक जगह पे एक संगठन मिलेगा WTO। क्या मिलेगा? इसका सही नाम पता है क्या है? इसे बोलते हैं विश्व विश्व पर्यटन पर्यटन संगठन। और विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर पूछेगा तो आपको क्या बताना है? स्पेन के मैड्रिड। WTO तो ये तो है पर्यटन से, लेकिन WTO अधिकांश कभी आ जाए तो आपको क्या याद रखना है? हाँ, अगर ऑप्शन में व्यापार नहीं पूछ रहा ना, तो वो पर्यटन की बात कर रहा है। वो पर्यटन को कहां करोगे? ये आपके मैड्रिड। ये मैड्रिड कहां पड़ता है? स्पेन। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलो। तो यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड करना है। अब एक पर्सन, कई बार क्या होता है, यहाँ पे आपको खेल नहीं पूछता, आपको पूछता है यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? मरीज। जैसे एशिया का मरीज चीन देश को कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसको बोलते हैं? तो यूरोप का मरीज किसको बोला है आपके? तुर्की को। देश भी है तुर्की। हाँ, इस प्रश्न में इतना याद रखना है। एक एक दो एक तीन एक चार, एक दो एक तीन एक चार एक पाँच, चार दिखावे दिखावे चार है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की राजधानी का नाम बताएं। तो ये बताइए मुझे, कावर्ती। कावर्ती लिखने में गलत हो गया वैसे से, ये सह नहीं है, ये रह, ये क्या है? हाँ, कावर्ती बताना आपको किसकी है? लक्षद्वीप की। और जो अंडमान निकोबार की क्या पड़ती है भैया आपके? अब एक प्रश्न बताइए मुझे, एक तो है अंडमान, क्या है, और एक है आपके निकोबार। इन दोनों को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को
निकोबार से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार प्रश्न आता है कि जो अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह प्रदेश है, ये कहां पड़ता है, कहां है ये? याद रखना गुरुजी, ये हिंद महासागर में। कहां पे ये? हिंद महासागर। अब प्रश्न आता है कि गुरुजी हिंद महासागर का जो हिस्सा भारत से लगा उसको हम क्या बोलते हैं? बंगाल की। एक और लगता है, उसका भी तो नाम याद रखिए, अरब। लेकिन याद रखना अरब सागर में क्या पड़ता है आपके, लेकिन बंगाल की खाड़ी में क्या पड़ता है आपके? और ये दोनों पानी किसके हैं? अब छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इस पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम बता दे। अब याद रखना वीडी, हाँ वीडी सावरकर। वीडी सावरकर नामक एक स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति का जो एयरपोर्ट है वो कहां पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर में। रंगून किसकी राजधानी? इसको यंगून की जगह आपको याद रखना, रंगून। क्या करना? यंगून। ये पहले होती थी म्यांमार की। किसकी? पहले होती थी आपके किसकी? वर्मा की। आपको यहाँ पे वर्मा करना। क्या करना? वर्मा का नया नाम हो गया आपके म्यांमार, और म्यांमार की नई राजधानी नापे ताई। इस प्रकार अगरतला किसकी है? अब एक बात बता मुझे, कोहिमा किसकी है प्रदीप? कोहिमा राजधानी। वेरी गुड। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बता दो फटाफट से। बताइए किसके है लाइफ डिवाइन? अरविंद घोष। एक और याद रखना आप, महात्मा गांधी की कोई पुस्तक बता दो। माई एक्स ट्रूथ। एक और बताइए, लाला लाजपत राय की कोई पुस्तक। अन अनहैप्पी इंडिया, ये किसकी आती है? लाला लाजपत राय की। खुशवंत सिंह की एक पुस्तक बताना, ए नोबल। ए नोबल। और एक याद रखना इसकी, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। और एक याद रखना इसकी भैया आपके, दिल्ली। दिल्ली नामक पुस्तक भी किसकी? आपकी खुशवंत सिंह की। ले तू ले ले तू ले तू ये मैं कि मैं कर ले दुगना बाटो जक नहीं है जी ने। अब एक बात बताइए मुझे, जो लाला लाजपत राय है, इस व्यक्ति का उपनाम बता दो, उपनाम। और एक और बता दो, शेर ए पंजाब किसका नाम है? और साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक किसकी है? क्या भैया? अरुधत्ती रॉय की। किसकी है भैया? अरुधत्ती रॉय की। इसकी तस्लीमा नसरी की याद रखना एक लज्जा नामक पुस्तक। कौन सी? लज्जा नामक पुस्तक आपको बतानी। क्या बतानी भैया? लज्जा नामक पुस्तक बतानी। कपिल देव कौन थे भैया? यानी कि 1983 1983 वर्ल्ड जो कप है, यानी कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप के क्या थे ये विजेता, यानी कि उसके क्या थे ये कप्तान थे। अब एक छोटा सा बता दो,
कपिल देव को क्या बोलते हैं हरियाणा का? नहीं, हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है किसको? कपिल देव को। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का अंतरिक्ष शहर कौन सा शहर कहलाता है? ये तो गलत ही नहीं होगा। अंतरिक्ष शहर ये आपके कौन सा है? बेंगलोर। अगर हैदराबाद को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चार, वो अहमदाबाद है, वो ये हैदराबाद है। कल ने ध्यान रखी कदी तेरो ब्याह हुआ पूजा और तू नाम पढ़ ले सुमन। चार मीनार कहां पड़ती है? ठीक है ना। और डायमंड सिटी किसको बोलते हैं? हाँ, डायनामाइट सिटी पूछे तो डायनामाइट सिटी की बात करें तब हैदराबाद करना। अब एक बात बताओ, हैदराबाद किस नदी के किनारे? नदी पूछेगा, है मूसी, जो कृष्णा की सहायक नदी है। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? बगीचों का, बगीचों का। एक आता है इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी सिटी, क्या बोलते हैं? यानी कि तकनीकी शहर कहा जाता है। कोची को बुलाता है अरब, अरब सागर, सागर की रानी। एक पर्सन बता दो मुझे, है कलकत्ता एक शहर है, कलकत्ता में मशहूर चीजें जैसे एक तो विक्टोरिया, सॉरी विक्टोरिया मेमोरियल भवन है। मैसूर कर्नाटक में, मैसूर का टीपू सुल्तान था, उसका बाप था हैदर अली। मुंबई याद रखना, इसको बोलते हैं सूती, सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों की नगरी बोल दो। और एक याद रखना प्लस में राजधानी। और एक भारत की, भारत की आर्थिक, आर्थिक राजधानी। और एक याद रखना इसको बोलेंगे भैया आपके मुंबई को, आप बोल रहे थे ना, याद रखना गेट वे ऑफ इंडिया। अब इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब करवाया गया था? हाँ 11 में। अब एक प्रश्न बता दो, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इनमें से कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे? दीपक बोलेगा। वेरी गुड, ठीक है। कौन सी नदी किनारे है? हैदराबाद के किनारे। सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें भाई साहब। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष बताने आपको। यहां पे क्या प्रश्न दिया गया आपको? पक्की बात है? नीति आयोग, अगर मैं आपसे बोलूं नीति आयोग किसकी जगह है? योजना आयोग, योजना आयोग की जगह। एक तो ये याद रखना आप। अब नीति आयोग जो बना था, एक तो पहली बात पूछेगा इसकी स्थापना, क्या पूछेगा दोस्तों? स्थापना 1 जनवरी 1900, 15 मार्च 1950 को तो योजना बना था। अब कई बार आता है इस नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेगा। प्रथम, मैं नीति आयोग की बात कर रहा हूं, फिर प्रथम अध्यक्ष याद रखना अभी तक यही है, यानी कि 2015 से वर्तमान यही है, वर्तमान यही है। इसका नाम क्या है? नरेंद्र, खाली नरेंद्र कर दें आप, नरेंद्र मोदी। हाँ पीएम लिख दिया, वेरी गुड। अब प्रश्न आता है कि सर इसका उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके उपाध्यक्ष 3 बन चुके, कितने बन चुके हैं? लेकिन वर्तमान याद रखना, वर्तमान, वर्तमान इंपोर्टेड है। सुमन,
सुमन बेरी। आदमी कदी, आदमी कदी थे यानी महिला समझ लियो। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले, इसका पहला अध्यक्ष था अरविंद, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। और दूसरा था आपका भैया राजीव कुमार। देख के क्या बोल रहा है जकोई, फिर को लोग गुरुजी देख के पढ़ाओ, आगलो देखियो। अगर इसका प्रश्न आ जाए कि इसके सीईओ कौन थे, सीईओ, सीईओ का मतलब होता है इसके कार्यकारी अध्यक्ष। क्या भैया, कार्यकारी अध्यक्ष। तो कार्यकारी जो अध्यक्ष थे ना, अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। और दूसरे नंबर की अगर बात करूं तो अमिताभ, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। अगर मैं बात करूं इसके वर्तमान सीईओ, ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान 2022 से चेंज है आपके, इसका नाम आता है श्री बी वी आर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। हाँ देखे ना, पढ़े ना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके वर्तमान में नीति आयोग का। अब एक बात बताइए, इस नीति आयोग का उपनाम क्या है, इस नीति आयोग का उपनाम। इसको उपनाम बोलते हैं, इसे बोलते हैं थिंक टैंक। क्या बोलते हैं, थिंक टैंक। इसमें इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, नीति आयोग को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आपके इंडिया, नहीं नीति आयोग, कमीशन, ऑर्गेनाइजेशन बोल दो आप। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। हमारा संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान बन के जो तैयार हुआ था ये अलग बात है, यानी कि संविधान पारित पूछे, पारित, पारित बोले इसे अपनाया, अपनाया, या इसे बोलेंगे अंगीकृत, अंगीकृत, अंगीकृत। तो ये हुआ था आपके 26 से 1900। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 26 से। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, ये पारित, अपनाया, अंगीकृत अलग बातें हैं। हाँ, अब एक छोटा सा प्रश्न बताइयो, भारतीय जो संविधान है, इस संविधान शब्द का जनक कौन है, संविधान शब्द का, वेरी गुड, शब्द का जनक पूछेगा सर हेनरी, हेनरी मैन। ये एक ब्रिटिश अधिकारी था। कौन था ये, ब्रिटिश अधिकारी। इस संविधान का आपके शब्द का जनक कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता, संविधान का पिता, लेकिन भारतीय संविधान शब्द का जो जनक पूछे ना, तो वो बाल गंगाधर तिलक है, क्योंकि 1895 उसने एक संविधान की अवधारणा दी थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आर अंबेडकर। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, बी आर अंबेडकर की जयंती कब आती है, इसकी जयंती बतानी है। याद रखना 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल को याद रखना 2020 से, 2020 से इस दिन हमारा एक दिवस बनाते हैं, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार, अधिकार दिवस किस तारीख को मनाते हैं हम, और किसकी जयंती बनाते हैं, बी आर अंबेडकर की। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अभी आर्मी से रिलेटेड आपने जीके जीएस की क्लास नहीं देखी तो वो भी क्लास आप पीछे जाके देख सकते हो दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको जितना पढ़ाया गया वो आपको समझ में आए। कहीं भी आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट लगा हो या कोई गलती लगी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो के अंत में भी शाम को डेली आपकी क्लास लाइव चलती है, तो सारे विद्यार्थी चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। बताइए एक बार कमेंट करके क्लास आपको कैसी लगी। दीपक कह रहे बहुत चौखी लगी, ठीक है, अच्छी है सर। सुरेश जाट जुड़े हमारे बीच में, ठीक है। प्रदीप
कह रहे हैं कि गुरुजी चौखी है, और एक ऊपर मुंड और बना रखे हो लाल करके। केक काटोगा के 12 बजे? चलो ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।